ओके, सो वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका एंड डीकोलोनाइजेशन। ओके, स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका बेसिकली क्या था? सो लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे, बेसिकली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे जो कब्जा हुआ था यूरोपियन पावर्स का, उसको हम बात करेंगे। एंड इट स्टार्टेड विद द बर्लिन कॉन्फ्रेंस इन 1885। ओके, सो उसके पहले क्या अफ्रीका पे कॉलोनाइजेशन नहीं था? नहीं, अफ्रीका पे कॉलोनाइजेशन था बट लिमिटेड था। अब ध्यान से सुनना व्हाट आई एम गोइंग टू से। बिफोर दिस बर्लिन कॉन्फ्रेंस बिफोर दिस बर्लिन कॉन्फ्रेंस सिर्फ स्लेव ट्रेड तक रेस्ट्रिक्टेड था। अफ्रीका वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू मिलियंस ऑफ chiefdoms। अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट था, इट वाज नॉट जैसे आज हम देखते हैं नेशन स्टेट्स ऑफ रवांडा, साउथ अफ्रीका, अंगोला। ओके, ऑल दीज स्टेट्स जितने भी हैं, सब सहारन स्टेट्स हैं, चैड, नाइजर, दीज डिड नॉट एग्जिस्ट। ओके, ये एग्जिस्ट नहीं करते थे। रादर थाउजेंड्स ऑफ चीफडम्स थे। सो छोटे छोटे जो है, 20,000, 10,000, 15,000 के इनसे बना हुआ था। इनका काम क्या था? ओके, बेसिकली दे यूज्ड टू फाइट अमंग देम। स्लेव ट्रेड बहुत लुक्रेटिव था। व्हाट यूज्ड टू हैपन, सपोज एक चीफ था, वो दूसरे चीफ से लड़ता था। हेलो, आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी क्लियरली? हेलो? यस, ओके, ओके, गुड। ठीक है, बीच में कट गई थी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैं बोल रहा था कि जो अफ्रीका है, थाउजेंड्स ऑफ chiefdoms में डिवाइडेड था। इट वाज नॉट डिवाइडेड अक्रॉस मॉडर्न नेशन स्टेट जैसे आज है। आज कैसे है? आज आज आप जानते हैं, चैड, नाइजर, बोत्सवाना, बुरुंडी, ये सारी कंट्रीज जो है, मोजाम्बिक, ऐसी ऐसी कंट्रीज में डिवाइडेड है मॉडर्न नेशन स्टेट्स में। लेकिन 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी में ऐसा नहीं था। ओके, उस समय क्या था बेसिकली? ओके, उस समय क्या था कि थाउजेंड्स ऑफ chiefdoms में डिवाइडेड था। मान लो कि 20,000 का ट्राइब्स था। यस, साउथ सुडान इज द लेटेस्ट। तो 20,000 का कोई ट्राइब है तो उसका अलग एरिया होगा। इफ 15,000 का कोई ट्राइब है तो उसका अलग एरिया होगा। एंड दे यूज्ड टू फाइट अमंग ईच अदर। होता क्या था होता क्या था, जब एक ट्राइब दूसरे ट्राइब से लड़ती थी तो बहुत ब्रूटल वॉर होता था। दे यूज्ड टू बिकर अमंग देमसेल्व्स, दे यूज्ड टू फाइट अमंग देमसेल्व्स। तो एक चीफटन दूसरे चीफटन के पूरे ट्राइब को बंदी बना लेता था। ओके, उनको कैप्चर कर लेता था। उसके बाद क्या होता था? दे यूज्ड टू सेल इट टू द यूरोपियंस हु वांटेड द स्लेव। दे वांटेड स्लेव बिकॉज साउथ यूएसए में, जो उस समय जो कॉन्फेडरेट स्टेट्स था, वहां पर स्लेव्स की जरूरत होती थी फॉर दी कॉटन प्रोडक्शन। और कहाँ जरूरत होती थी? कैरेबियन में शुगर केन प्रोडक्शन और टोबैको प्रोडक्शन के लिए। तो उनको कोई मतलब नहीं था। दे डिड नॉट वांटेड टू कैप्चर अफ्रीका। द यूरोपियंस अर्लियर नॉट वांटेड टू कैप्चर, ओके, कैप्चर अफ्रीका। What they wanted was steady supply of slaves for their colonies in Americas. अब यहाँ पर क्या हुआ? सबसे पहले तो स्लेवरी अबॉलिश हो गया। द स्लेवरी वॉज अबॉलिश, तो फिर वो एक तरीके से वो जो अफ्रीका से लिंक था वो खत्म हो गया। दूसरी चीज क्या हुई? अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस। नॉट यूएसए, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटायर साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका। ओके, 1810 से लेके 1830 तक साउथ अमेरिका की सारे कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो गए। उसके बाद 1776 में, 1776 में अमेरिका गॉट इटसेल्फ इंडिपेंडेंस। ठीक है। सो उसके बाद क्या हुआ? दैट अब जो यूरोप था इन दी 1800s, इट वेंट टू थ्रू अ टुमल्चुअस टाइम। इनिशियली था 1800 से लेके 1815 तक, they were engaged among themselves because this was the time of Napoleonic War। और इसी टाइम 1800 से लेके 1830 के बीच में स्लेवरी जो था वो बहुत सारे कंट्री में अबॉलिश होने लगा, बिकॉज स्लेवरी जो था उसको इनह्यूमन माना जाने लगा। एंड इट वाज अबॉलिश। तो एक ही एरिया बचा जहां पर स्लेव्स की जरूरत थी उस समय तक, एंड दैट वाज द कॉन्फेडरेट साउथ।
जो साउथ का कन्फेडरेसी था विच वाज अंडर द यूएसए, बट स्टिल मैंने क्या बताया था, स्टेट्स के पास बहुत पावर थी। तो स्टेट्स जो थे, इंडिविजुअल स्टेट्स के पास ये ऑप्शन था दैट यू वांट टू बी अ स्लेव स्टेट और अ नॉन स्लेव स्टेट। बहुत सारे साउथ के जो स्टेट थे जहां पर लैंड ओनरशिप का एक कंसेप्ट था, और वहां का जो क्लाइमेट था दैट वाज कंड्यूसिव फॉर कॉटन ग्रोइंग। तो वहां के लिए जो लैंड ओनर्स थे दे स्टिल वांटेड स्लेव्स। तो अफ्रीका से लिंक्ड क्या था, अफ्रीका से लिंक बहुत ही एक लिमिटेड स्लेव ट्रेड का लिंक था, और मे बी कहीं कहीं पे छोटे छोटे आउटपोस्ट ब्रिटिश ओन थे, पोर्चुगीज ओन थे, डच ओन थे, ओके, आउटपोस्ट ओन थे, कोई कंट्री ओन नहीं करता था कोई भी पावर। सो अफ्रीका में चीफडम का कंसेप्ट था, एंड द चीफ्स यूज टू सप्लाई, जब भी किसी चीफ से, ओके, व्हाट द चीफ यूज टू डू वाज कि यूरोपियन पावर से दे यूज टू टेक हेल्प अगेंस्ट द अदर चीफ। व्हाट दे यूज टू डू कि जैसे ब्रिटिश कोई एजेंट था, ब्रिटिश एजेंट आया तो उससे बोला कि देखो, हम तुम्हें ना 50,000 स्लेव देंगे, आप हमें ये गन्स दे दो, आप हमें ये मॉडर्न वेपन्स दे दो, ताकि मैं ये जो सामने वाला मेरा चीफ है मैं उसको हरा पाऊं। ओके, तो दिस हैपेंड, दिस कंटिन्यूड। देन व्हाट हैपेंड उसके बाद, द कांग्रेस ऑफ वियना हैपेंड, और उसके बाद फ्रॉम 1815 टिल 1871 there was consolidation of border, there was consolidation of borders, और बहुत सारे मॉडर्न नेशन स्टेट्स केम इनटू बीइंग इन यूरोप, जैसे कि जर्मनी, जैसे कि इटली, ओके, स्पेन, पोर्चुगल, फ्रांस, रशिया, ओके, ऑल दीज कंट्री। बाय द वे रशिया वाज नेवर एंगेज्ड, और रशिया में स्लेवरी बहुत पहले बैन हो गई थी, एंड ब्लैक पीपल वेयर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। यू विल नॉट बिलीव दिस, बट रशिया में वो अलग बात है, वो मैं बताता हूँ क्या हुआ था। सो मॉडर्न नेशन स्टेट्स जो है, ओके, मॉडर्न नेशन स्टेट्स जो है वो आए 1871 तक। अब प्रॉब्लम एक आ गई। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि एक लिंक क्या था, व्हाट वाज द लिंक, what was the link with Africa, that was slavery, that was slavery। अब 1861 से लेके 1865 तक जो सिविल वॉर चला, उसके बाद क्या हुआ, अब्राहम लिंकन आफ्टर द एंड ऑफ सिविल वॉर ही गेव द एबोलिशन, ये जो एबोलिशन एक्ट जो था उसको पास किया गया, और पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में स्लेवरी को बैन कर दिया गया। तो जो फाइनल लिंक था अफ्रीका के साथ वो भी टूट गया। अब अफ्रीका जो था इट वाज नॉट नीडेड एनी मोर। प्रॉब्लम क्या आई, दैट फ्रॉम 1871 टिल 1884 यूरोप एक्सपीरियंस्ड स्लम्प इन इकोनॉमी। यूरोपियन इकोनॉमी में देयर वाज अ स्लम्प, जहां पर प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा था, ओके, एंड इन्फ्लेशन वाज गोइंग अप, एंड उसमें प्रॉब्लमेटिक था बिकॉज दे फियर्ड, ऑल द किंग्स फियर्ड इन यूरोप दैट दिस माइट लीड टू पॉपुलर, ओके, पॉपुलर अपराइजिंग, बेसिकली स्टैगफ्लेशन कह सकते। देन इन 1884 बिस्मार्क ने क्या किया, ओके, बिस्मार्क वाज ऑफ द ओपिनियन दैट यार अफ्रीका में बहुत रॉ मटेरियल्स है, ओके, अफ्रीका में, अफ्रीका में बड़ी रॉ मटेरियल्स है, लेट मी सी, ओके, वेदर वी कैन हैव दैट, हम अपने यूरोप को फ्यूल करेंगे, अफ्रीका में जो रॉ मटेरियल्स है उसके यूज पे हम फ्यूल करेंगे। तो आज आप जितनी भी प्रॉस्पेरिटी देखते हो, जितनी भी प्रॉस्पेरिटी आप देख रहे हो, बड़ी बड़ी क्लासिकल बिल्डिंग्स विच वर built in the late 19th and the early 20th century, all the modern ships, ये सारा कहाँ से बना है, ये सारा बना है जो पैसा आया था अफ्रीका को और एशिया को एक्सप्लॉइट करके, तो उसी का पैसा है। तो एनीवेज 1884-85 में ऑटो फॉन बिस्मार्क ने, जो जर्मनी का कांसलर था, उसने बुलाया बाकी लोगों को, यूएस को बुलाया, यूके को बुलाया, फ्रांस को बुलाया, एंड अदर कंट्रीज को बुलाया, एंड इट सेड कि हम चलो बांट लेते हैं, ओके, लेट अस डिवाइड अफ्रीका। उसके पीछे एक और रीजन था, ये जो बर्लिन कॉन्फ्रेंस था उसके पीछे थोड़ा और रीजन था। सबसे पहले तो इकोनॉमिक था, मैंने आपको बता दिया दैट 1871 से लेके 1884 तक देयर वाज अ स्लम्प इन इकोनॉमी, जिसके वजह से द पीपल ओके दे वर एजिटेटेड कि यार इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, काम नहीं मिल रहा है, ओके, एंड व्हाट इज हैपनिंग, ओके, वी डोंट नो, ऑलराइट। देन पॉलिटिकल, पॉलिटिकल भी था बिकॉज एवरीबडी वांटेड टू एक्सपैंड नाउ, बिकॉज मॉडर्न नेशन स्टेट ऑफ इटली एंड जर्मनी अब आ गए थे, तो नाउ कंपटीशन वाज ओपन अगेन, कंपटीशन ऑफ सुप्रीमेसी इन यूरोप,
was open again. तो they wanted prestige की यार मेरे भी कॉलोनीज का हो और हम भी हमारे भी एम्पायर पे सन कभी ना सेट करे. देन सोशल इशू क्या था कि बहुत सारे मिशनरीज गए थे अफ्रीका में. ये मिशनरीज बहुत डीप काम करते थे सब सहारन अफ्रीका में. दे यूज टू वर्क वेरी डीपली. ओके, और उसमें उसी में बहुत सारे मिशनरीज ने ही लेक्स और जो आप जानते हो विक्टोरिया फॉल्स जानते हो, यू पीपल नो अबाउट विक्टोरिया फॉल्स दैट इज इन जिम्बाब्वे. ओके, तो ये सारे जो फॉल्स है, ये सारा जो लेक न्यासा, ये सारी जो चीजें हैं ये किसने फाइंड की थी? ओके, बेसिकली मिशनरी जो थे वो गए थे, डीप में काम किया उन्होंने, दे ट्राइड टू कन्वर्ट. एक प्रॉब्लम आई कि दे वेर बीइंग किल्ड बाय द चीफ्स. बहुत सारे मिशनरीज जो जाते थे कन्वर्ट करने, तो उनको चीफ पकड़ के उनको बिहेड कर देते थे, मार देते थे. एंड दे यूज टू एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ वायलेंस. दे यूज टू एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ वायलेंस, तो दे वांटेड प्रोटेक्शन आल्सो. ओके, दे वांटेड प्रोटेक्शन आल्सो, नो बाय द अफ्रीकन्स. अफ्रीकन्स अंदर जाते थे तो वहां पर पिटाई कर देते थे मिशनरीज की. सो दे वांटेड प्रोटेक्शन ऑफ द होम स्टेट. उन्होंने क्या कहा, मिशनरीज ने एक डील किया कि हमें पता है अंदर क्या चल रहा है. ओके, वी कैन लीड योर ट्रूप्स. और हमें पता है कि कैसे अंदर जाना है, बिकॉज यू हैव टू नेविगेट. उस समय अफ्रीका वाज ओके, मेजर जो पार्ट था अफ्रीका का, दैट वाज अंडर रेन फॉरेस्ट. इट वाज अंडर अंडर हेवी हेवीली फॉरेस्टेड एरियाज था, और उसका जो अंदर का पाथ था वो मिशनरीज अच्छे से जान गए थे, बिकॉज दे वेर वर्किंग इन दैट एरिया फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. तो मिशनरीज ने बोला कि सर आप आ जाइए, यू प्लीज कम टू अफ्रीका, यू प्लीज एस्टैब्लिश योर कॉलोनीज, और हम जो है हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगा, वी कैन हैव आवर प्रोटेक्शन. और हम वी कैन स्टार्ट विथ आवर कन्वर्जन एंड वी कैन स्टार्ट विथ आवर एक्टिविटीज अनअबेटेड. सो एक इशू ये भी था, बिकॉज दे वर बीइंग पुश्ड बाय द मिशनरीज. सो जो बर्लिन कॉन्फ्रेंस था, ऑटो फॉन बिस्मार्क ने बुलाया, एंड देन ही एस्टैब्लिश रूल्स फॉर कोलोनाइजेशन एंड एनेक्सेशन ऑफ अफ्रीकन टेरिटरीज. नो अफ्रीकन लीडर्स वेर प्रेजेंट वहां पर, क्योंकि कभी होता भी नहीं है. ओके, इट रिजल्टेड इन द ड्राइंग ऑफ बॉर्डर्स विदाउट रिगार्ड्स टू एथनिक, लिंग्विस्टिक और कल्चरल डिवीजन. तो विदाउट ये कह के कि हम जो एथनिसिटी है उसको देखेंगे कि कौन सा ट्राइब कहाँ रहता, नहीं, कुछ नहीं. उन्होंने क्या किया कि स्केल यूज करके, अगर आप अफ्रीका का बॉर्डर देखोगे तो सारे कंट्रीज ऐसे सीधे सीधे हैं, ऐसे. इजिप्ट का सदर्न बॉर्डर ऐसे है, सीधा लाइन. ओके, स्ट्रेट लाइन, लिटरली स्ट्रेट लाइन है. जस्ट go and check the map of Africa, you will find literal straight lines. सो ब्रिटेन जो था उसको क्या मिला? ईस्ट अफ्रीका, कीनिया. ओके, इट गॉट कीनिया. देन इजिप्ट मिला उसको. इजिप्ट जो था वो बेसिकली बैंकरप्ट स्टेट था, ज्यादा पैसे थे नहीं उसके पास, तो वो ग्लैडली दे एक्सेप्टेड द ब्रिटिश, ओके, द ब्रिटिश सुजरेनिटी. देन पार्ट्स ऑफ वेस्ट एंड सदर्न अफ्रीका उसको मिला. सदर्न अफ्रीका में रोडेशिया सिसिल रोड्स करके एक बंदा था, सिसिल रोड्स. ही वॉज अ डायमंड मर्चेंट, डायमंड एंड गोल्ड मर्चेंट. तो उसने हेल्प किया. ओके, ही हेल्प्ड एंड ही कैप्चर्ड रोडेशिया. तो दो पार्ट में रोडेशिया डिवाइडेड था. एक था नॉर्दर्न रोडेशिया, उसका नाम आज जाम्बिया है, विथ इट्स कैपिटल इन लुसाका. एंड सदर्न सदर्न पार्ट था, रोडेशिया था, उसका नाम आज है जिम्बाब्वे. ओके, सभी को पता है, रॉबर्ट मुगाबे वाला. देन व्हाट हैपेंड कि जर्मनी के पास ईस्ट और साउथ वेस्ट अफ्रीका में, तो साउथ वेस्ट अफ्रीका में नामीबिया मिला इसको, एंड उसको थोड़ा सा टेरिटरी ऊपर मिला. इट ऑल्सो गॉट टेरिटरी इन कीनिया के पास में. ओके, कीनिया के पास में भी इसके पास टेरिटरी मिली. देन बेल्जियम जो था उसने क्या किया, एक कॉन्गो एक्ट पास किया. कॉन्गो एक्ट था क्या? बेसिकली कॉन्गो एक्ट में व्हाट दे डिड वाज दे वेंट एंड मेड द चीफ्स इन द कॉन्गो रीजन. कॉन्गो कहां पर है? सेंट्रल अफ्रीका में. सेंट्रल अफ्रीकन जो एरिया था, वहां के चीफ्स को इकट्ठा किया और उनको बोला कि यहाँ पर साइन मारो. एक पेपर दिया उनको, साइन मार दिया. दीज ऑल वेर अनइक्वल ट्रीटीज. और उसमें क्या लिखा हुआ था? देखो, बेचारे अनपढ़ थे, उनको पता नहीं था व्हाट दे वर साइनिंग ऑन. ओके, अंगूठा कहाँ मार रहे हैं. तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि जूते के लेस के बदले यू विल बी गिविंग मी 1 लाख किलोमीटर ऑफ एरिया. 5 पेयर शर्ट के बदले, 5 पेयर शर्ट के बदले मुझे 2 लाख किलोमीटर एरिया बेल्जियम को आप ट्रांसफर कर रहे हो. ओके, 4 ब्लैंकेट के बदले आप मुझे 30-30 लाख, ओके, एरिया ट्रांसफर कर रहे हैं. दे वर नॉट अवेयर व्हाट दे वर डूइंग.
क्या साइन कर रहे हैं। तो ये कॉन्गो एक्ट ने क्या किया, बेसिकली जितने भी सेंट्रल अफ्रीकन ट्राइब्स थे उसके जो वेल्थ था उसको बेल्जियम को दे दिया। ओके, एंड देन जो किंग लियोपोल्ड था उसने क्या किया कि ही गेव द इन फेमस कोटा ऑर्डर। कोटा ऑर्डर था क्या, बेसिकली तो रबर प्लांटेशंस बहुत थे, बिकॉज वहां का जो एरिया था दैट वाज वेरी कंड्यूसिव। उसने क्या बोला कि हर स्लेव के पास एक कोटा होना चाहिए, एवरी स्लेव शुड गेट अ कोटा, इतना रबर ओके वो दिन भर में हार्वेस्ट करेगा। ओके, या इतना जो भी वो टैको है वट एवर फार्म्स वेर देयर, तो वो बोला कि इतना करेगा, अगर नहीं करेगा वो उतना ऑर्डर फुलफिल तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। सो thousands and thousands of people had their hand chopped off by the Belgians. और वो if you go look at the photos, it is very brutal. Kids as little as 6 and 7, kids as little as 6 and 7, they had their hands chopped off. और ये ऑर्डर था, why? Because he wanted to maximize, okay, he wanted to maximize the profit. Okay, ये चीज वो करता था, पोर्चुगीज करते थे इंडिया में। दे यूज टू किल दी कोंकण ब्राह्मण्स। जो अल्फोंसो डी एल्बकर्क था और जो नीनो डा कुनिया था, when they came to India, they came with this missionary zeal, okay, with missionary zeal, and then he started chopping off the hands and नाक वाक काटने लगा उनके, ओके, सर कलम कर देता था बेसिकली। देन पोर्चुगल जो था उसको दे वेर अलाउड टू रिटेन देयर ओल्ड कॉलोनीज। पोर्चुगल पहले पहुंच गया था, आपको याद है ट्रीटी ऑफ टॉर्सेडेलास? ट्रीटी ऑफ टॉर्सेडेलास में क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ टॉर्सेडेलास में मैंने बताया, याद आया आपको? 1505 का, याद है? वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू टू स्फेयर्स, साउथ अमेरिका वॉज गिवन टू स्पेन और ब्राजील से इधर का ऐसे डिवाइड हुआ था। सपोज दिस इज साउथ अमेरिका, ये ब्राजील है, तो इसका इधर वाला एरिया पूरे साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना, पेरू, चिले, ओके, कोलंबिया, वेनेजुएला, ये सारा किसको चला गया? स्पेन को चला गया। और इधर का ये जो अफ्रीका और ब्राजील, ये चला गया पोर्चुगल को, एंड दिस वाज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ टॉर्सेडेलास। यस, इक्वेटोरियल गिनी, इक्वेटोरियल गिनी जो है वो उसको मिल गया, स्पेन को मिल गया था। Okay? तो इट वाज एबल टू होल्ड ऑन। और इक्वेटोरियल गिनी के पास आज के डेट में सबसे ज्यादा, वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल है, एंड मैसिवली करप्ट। एनीवेज, सो पोर्चुगल वाज एबल टू होल्ड ऑन। इटली और स्पेन जो है उसको छोटी छोटी कॉलोनीज मिली थी। स्पेन को एक ही टेरिटरी मिला था, उसका नाम था इक्वेटोरियल गिनी, और यहाँ से इक्वेटर पास होता है एज इट इज। ओके, देन इटली के पास क्या था? इटली वॉज अ लेट कमर, इटली को थोड़ा लेट से, मंदबुद्धि टाइप से लेट से समझ आया उसको कि क्या हो रहा है, मेरे पीठ पीछे कर क्या रहे हैं। तो इटली जो था एज अ स्लो, जैसे हमारा एक कजन होता है ना जो थोड़ा स्लो होता है, उसी तरीके से इटली बोलता है, अरे मेरे लिए रुको। एंड देन इट वेंट, एंड इथियोपिया, अबिसीनिया जो है उस वाले रीजन पे, और एरिट्रिया, एरिट्रिया आपने सुना होगा, एरिट्रिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, एरिट्रिया, इथियोपिया इट कैप्चर्ड। और आई थिंक जिबूटी वाज आल्सो an Ethiopian, an Italian place, right? अभी भी जाओगे तो वहां पर they will give you gelato वगैरह, okay, they still have that gelato Eritrea में, because they still retain the Italian basically the Italian culture. Okay, consequences क्या था इसका? न्यू बॉर्डर्स वेयर ड्रॉन। न्यू बॉर्डर्स, जो बॉर्डर्स थे एस्टैब्लिश्ड वेयर डिसरिगार्डेड एथनिक, जो एथनिक रियलिटीज थी उसको डिसरिगार्ड करके, उसको डिसरिगार्ड करके किया गया। एंड देन एथनिक कन्फ्लिक्ट जो है उसके वजह से आज भी परसिस्ट करता है। भाई, साउथ सूडान का अलग होने का मतलब क्या था? वाई? बिकॉज जो सूडान का बॉर्डर था उसको बिना कुछ समझे, बिना कुछ सोचे उन्होंने डिवाइड कर दिया था, और जो साउथ सूडान था वो अलग ट्राइब से बना हुआ था। तो इसीलिए जो साउथ सुडानीज थे, वो जो कि बहुत मल्टीपल अलग ट्राइब से बने हुए थे, दे रिबेल्ड अगेंस्ट सूडान। सूडान जो थे अरबिक बोलते हैं, और साउथ सुडानीज जो हैं दे आर प्रॉपर ट्राइबल्स। ओके, दे आर नॉट अरब्स, दे आर प्रॉपर ट्राइबल्स। देन इस इट लेड टू मैसिव इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। उसका कल्चरल इम्पैक्ट भी हुआ। आज की डेट में अगर आप जाओगे तो बहुत सारे कंट्रीज में, जैसे मैंने अभी बताया, एरिट्रिया में अभी भी यू कैन हैव जेलाटो, यू कैन ईट जेलाटो, यू कैन ड्राइव फियाट। फियाट की कार बहुत पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है? बिकॉज इटली का वहां पर एक इम्पैक्ट हुआ था, बिकॉज इटली वॉज अ कॉलोनियल पावर देयर, तो वहां पर इटालियन बिल्डिंग्स भी हैं। देन फ्रैंकोफोन कंट्रीज, जो जो फ्रांस की कंट्री थी, जैसे कैमरून, ओके, और भी माली, जितने भी कंट्रीज है, कैड, ये सारी जो कंट्रीज है आज भी सीएफए रखती है। ओके, सीएफए इज द अफ्रीकन फ्रैंक।
और ये जो कंट्रोल कौन करता है, बैंक ऑफ फ्रांस, सेंट्रल बैंक ऑफ फ्रांस जो है वो कंट्रोल करता है इसको। ओके, सो आज भी जो है एक कल्चरल इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। नाइजीरिया जो है, कीनिया है, उसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो गया, इंग्लिश। पीपल स्पीक इंग्लिश, ओके, दे स्पीक इंग्लिश देयर। ऑल राइट, नामीबिया में जाओगे तो नामीबिया में भी स्ट्रीट्स के नाम जर्मन है आज भी, बिकॉज जर्मनी का इम्पैक्ट है। एंड वहां पर जो था, जर्मनी ने एक, दे हैड अ मैसेकर, जेनोसाइड किया था, जिसमें लैक्स एंड लैक्स ऑफ नामीबियंस, नेटिव नामीबियंस, दे वेर किल्ड बाय द जर्मन्स इन नामीबिया। यस भाई। भाई मैं ये पूछ रहा था कि अगर सीएफए वो लोग इशू करते हैं तो मॉनेटरी मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह और वो सब फिस्कल डिसीजंस ये खुद कैसे ले पाते हैं? फिर ये तो प्रॉपर नियो इंपीरियलिज्म का केस नहीं होगा? है ही न्यू इंपीरियलिज्म का। जो मेलोनी थी, इटली वाली, अभी जो प्राइम मिनिस्टर बनी, तो व्हाट शी सेड, व्हाई पीपल आर कमिंग टू यूरोप, बिकॉज जो इकोनॉमी है मेजोरिटी ऑफ द सब सहारन कंट्रीज का, कौन होल्ड करता है, फ्रांस ही होल्ड करता है। फ्रेंच बैंक्स, द फ्रेंच सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द इकोनॉमी ऑफ द फ्रैंकोफोन कंट्री। और उसमें इशू वही कर सकता है जो उनका गोल्ड रिजर्व्स है, वो फ्रांस में जमा है। ये जो फ्रैंकोफोन कंट्रीज है, उनका जो गोल्ड रिजर्व है, सेनेगाल हो गया, आपका कैमरून हो गया, ये सब का कहाँ पर है, इट इज इन फ्रांस। ओके, सो बाकी जो है उन, विदाउट फ्रांस का, फ्रांस के परमिशन के बिना दे कैन नॉट डू एनीथिंग। दैट्स द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम। एंड ऑल दिस ऑल्सो लेड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट इन ऑल ऑफ अफ्रीका। धीरे धीरे करके अफ्रीका में रिबेलियन स्टार्ट हो गया अगेंस्ट दीज कॉलोनियल पावर्स। तो उसको हम लोग डिस्कस कर देते हैं। सो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, जर्मनी की कॉलोनी थी नामीबिया में, और इधर आपके तंजानिया के आसपास, वो सारी डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई अदर यूरोपियन पावर्स को। तो जर्मनी का डोमिनेंस खत्म हो गया कॉलोनीज का। देन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूके था और फ्रांस जो था, यूके और फ्रांस जो था वो बेसिकली वीकेन हो गए थे। फ्रांस जो था जर्मनी के अटैक से इट केम अंडर, ओके, दे केम अंडर द जर्मन रूल। तो उसके बाद जो था उनका ऐसे ही होल्ड खराब हो गया था। और यूके जो था, यूके ऐसे ही बैंकरप्ट हो गया था बिकॉज ऑफ द वॉर डेट्स। तो दे वर नॉट एबल टू होल्ड पावर। तो धीरे धीरे करके बाय द 1960s, 1960 1970 में छोटे छोटे कंट्रीज पे दे हैड कंट्रोल। उगांडा में दे हैड कंट्रोल। कीनिया को उन्होंने थोड़ा देर से छोड़ा, उगांडा को बहुत लेट छोड़ा, जिम्बाब्वे को 1970s में छोड़ा। ओके, फिर साउथ अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका को उन्होंने अर्ली छोड़ दिया था। लेकिन जो साउथ अफ्रीका था, वहां पर अपार्थाइड करके एक रिजीम चल रही थी, विच कंटिन्यूड टिल दी 1990s। और 1990s जो था, वहां पर फिर नेल्सन मंडेला, हु वाज एन एक्टिविस्ट, उसको जेल से छोड़ा गया आफ्टर 29 years, एंड देन ही बिकेम दी प्रेसिडेंट। और जो बोयर गवर्नमेंट थी, बोयर्स की गवर्नमेंट थी जो अपार्थाइड रेजिम चलाती थी, उनको बेसिकली इजेक्ट कर दिया गया। ओके, सो अब थोड़ा सा बोयर वॉर पढ़ लेते हैं, व्हाट वाज द बोयर वॉर। ओके, एनी क्वेश्चंस इन स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, एनी क्वेश्चंस दैट यू गाइस माइट हैव इन स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका? नो क्वेश्चंस, आई होप नो क्वेश्चंस। ठीक है, so ये इंपॉर्टेंट है यार, ये कर लेना। I'll say this is important for your, ठीक है, दिस इज important for your जीएस पेपर।